का है? द आंसर इज नो। आज का बांग्लादेश क्या खुद इंगेज नहीं होता मुख्तलिफ मुल्कों के साथ? इंडिया को तो नहीं कहते वो, या पाकिस्तान को तो नहीं कहते। फेल्यूअर्स। However, instead of learning from this disaster, Bangladesh leaders seem to be following the same road. They shout against India, talk about foreign enemies, and avoid. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं सुमैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक जो पॉलिसी है उसको लेके जो सारों से ज़्यादा धचका लग रहा है वो लग रहा है इंडिया को, और साथ ही साथ अब इसराइल में भी इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे इसराइल क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि इस पूरे रीजन में जो इर्द गिर्द की कंट्रीज़ हैं उनको अपने मतलब ओपिनियन के अंडर लाया जाए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल उल्ट जा रही हैं। बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया है और यहाँ पे पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? आज की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से बांग्लादेश के हवाले से बहुत अहम किस्म की बातें कही गई हैं, और बांग्लादेश किस तरह एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, और इसी वजह से जो है इसराइल को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। हाल में साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे के तब्दील होने से इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा दुखी कंट्री है दैट इज इजराइल। इसकी वजह यह है कि इजराइल की एक साउथ एशिया पॉलिसी हमें रिसेंटली नजर आ रही थी। गजा की जंग से पहले इजराइल की ये एक साउथ एशिया पॉलिसी नजर आ रही थी कि वो हमारे रीजन के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ नॉर्मलाइजेशन की कोशिश कर रहा था, और ये जो नॉर्मलाइजेशन की कोशिश हो रही थी इजराइल की जानिब से, ये इजराइल के मुख्तलिफ दोस्त मुल्कों को इस्तेमाल करते हुए इजराइल कर रहा था, स्पेशली इंडिया। साउथ एशिया के अंदर इजराइल की जो नॉर्मलाइजेशन की अटेम्प्ट्स थी वो बड़ी हद तक इंडिया पे डिपेंड कर रही थी। इजराइल को लग रहा था कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए वो इस रीजन के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अपनी दोस्ती बना सकता है और उन मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात वो पैदा कर सकता है। बल्कि इंडिया ने काफी हद तक उनकी हेल्प भी की। दो मुल्कों के हवाले से इजराइल ने इंडिया को खास तौर पर रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप इन दो मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज करवा के दें। एक तो था उस वक्त बांग्लादेश, जिसपे शेख हसीना साहिबा की सरकार की हुकूमत थी, और कुछ हमें आसार भी नजर आए थे दोनों मुल्कों के दरमियान, इजराइल और बांग्लादेश के दरमियान कुछ ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। ये इतलात आ रही थी मीडिया के अंदर के जासूसी के सर्विलेंस के कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं इजराइल से खरीदे हुए हैं बांग्लादेश ने, इस तरह की रिपोर्ट्स आई। भूटान के हवाले से भी एक रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया को इजराइल की जानिब से कि इस मुल्क के साथ भी आप हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज करके दें, और इसमें इंडिया कामयाब हो गया था। आप अगर 13 दिसंबर 2020 की ये खबर देखें न्यू एज बांग्लादेश की, तो इसमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं इजराइल सेट्स अप डिप्लोमेटिक टाई विद बांग्लादेश नेबर भूटान। यहाँ पहुंच गए थे वो साउथ एशिया के अंदर। भूटान के साथ उनके पहली मर्तबा डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बन गए थे, इंडिया की मदद से बने थे। भूटान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ी हद तक उस वक्त इंडिया का कंट्रोल था, तो उस कंट्रोल को, उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भूटान को प्रेशराइज किया था कि आप ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें इजराइल के साथ। मजीद उन्होंने लिखा न्यू एज बांग्लादेश ने कि इजराइल एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द हिमालयन किंगडम ऑफ भूटान ऑन सैटरडे। The Israeli Foreign Ministry said the latest in string of normalization deals agreed by the Jewish state. ये जो तकरीब हुई थी ना नॉर्मलाइजेशन वाली, ये जो इवेंट हुआ था, ये न्यू दिल्ली के अंदर जो इजरायली एम्बेसी है वहां पर हुआ था। कहते हैं कि फोटोग्राफ्स ही पोस्टेड शोड ऑफिशियल्स फ्रॉम द टू कंट्रीज साइनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड शेकिंग हैंड्स विथ बीमिंग स्माइल्स एट द इजरायली एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। तो एक पूरा का पूरा डिजाइन था जो कि नजर आ रहा था हमें कि इंडिया चाह रहा था कि यहाँ इस रीजन के अंदर इजराइल का असर और रसूख बढ़े, इजराइल की जो वहां पर एक कद काठ है उसका जो फुटप्रिंट है वो बढ़े, क्योंकि इससे फिर इंडिया को डायरेक्टली फायदा पहुंच रहा था। इंडिया और इजराइल करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, मिलिट्री के हवालों से, डिप्लोमेटिक हवालों से, ट्रेड के हवालों से, डिफेंस और सिक्योरिटी के हवालों से, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवालों से, दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक मौजूद है। तो ये था असल में रीजन का नक्शा आज से तकरीबन 2-3 साल पहले तक
कि जहां पर इंडिया डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था और इंडिया चाह रहा था कि इजराइल अगर यहां आ जाता है तो चाइना को भी कंटेन करने में उनको मदद मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक प्लान जमीन वाले बनाते हैं, एक प्लान ऊपर वाला बनाता है, और होता वही है जो कि ऊपर वाले का प्लान होता है। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। तो इस केस में भी वही हुआ है। इजराइल और इंडिया के जो प्लान्स थे वो बुरी तरह से शैटर हुए हैं, बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, और रीजन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके का बन गया है जिस तरह का इजराइल और इंडिया यहाँ पर साउथ एशिया चाहते थे। इसके बाद होता यह है जनाब कि एक के बाद एक तकरीबन हर मुल्क के अंदर हमें बड़े इवेंट्स होते हुए नजर आए। बांग्लादेश के अंदर भी हमने देखा कि बहुत बड़ी तब्दीली गुज़िश्ता साल एक ये आई कि 15 साल से जो हुकूमत पे चिमटी हुई एक डिक्टेटर थी जो कि बिना इलेक्शन के बैठी हुई थी, खानापुरी वाली इलेक्शन, फॉर्म फिलिंग वाले, एक फॉर्मेलिटी वाले इलेक्शंस होते थे, तो उनका इक़्तिदार खत्म हो गया, धबरदूस हो गया। और उसके बाद लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ है कि चले शेख हसीना की सरकार तो गई सो गई, लेकिन उसके बाद भी जो इवेंट्स हुए हैं उससे भी इजरायली बहुत ज्यादा नाखुश हैं, और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके जो डिजाइन थे वो टोटली धबरदूस हो गए हैं। और इस चीज का फिर इशारा जो है आपको उनके मीडिया में नजर आता है। आज बांग्लादेश के हवाले से इजराइल के एक बड़े न्यूज आउटलेट, टॉप का उनका न्यूज आउटलेट है द टाइम्स ऑफ इजराइल, उन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लगाया है बांग्लादेश के हवाले से, और उस आर्टिकल के अंदर किसको टारगेट किया गया है? डू यू नो किसको टारगेट किया गया? कहां पर जाकर चोट लगी है? यानी चीखें यहां तक सुनाई दे रही है, वैसे यहां साउथ एशिया तक सुनाई दे रही है। कहां पर जाकर हिट किया है बांग्लादेशियों ने? कौन सा मुद्दा इनको सबसे ज्यादा खटक रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की नॉर्मलाइजेशन। उन्होंने इस पे पूरा का पूरा आर्टिकल छाप दिया है टाइम्स ऑफ इजराइल ने कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान क्यों नॉर्मलाइजेशन हुई है। इंडिया को तकलीफ हो रही है ना, तो इंडिया को तकलीफ हो रही है तो इजराइल को तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस इज नॉट गुड। और उन्होंने फिर तरह तरह के पाकिस्तान के हवाले से खुराफात यहाँ पर लिखी हैं, मतलब ऐसी ऐसी कहानियां मज़ह का खेज लिखी हैं कि इसको पढ़ेंगे अगर आप तो आपको यूं महसूस होगा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोई 2-3 रोज के बाद मतलब कोई डिसमेंटल होने जा रहा है या कुछ होने जा रहा है उसके साथ। इस तरह की किस्से कहानियां उन्होंने लिखी है। और फिर बांग्लादेश से पूछ रहे हैं कि ये तो बड़ा ही अनस्टेबल मुल्क है, तो इसके साथ आपने कैसे दोस्ती रख ली है? कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक। इंडिया के ऊपर फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट थी हसीना की, दैट वाज फाइन, वो अच्छा था इनकी नजर में, इजराइल की नजर में। लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती जो है ना वो इनको फिर बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, और ये उसको पाकिस्तान डिपेंडेंट कहकर तो मुखातिब कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को। शेख हसीना की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा इंडिया पे डिपेंडेंट थी कि जब मगरिब के साथ, वेस्ट के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ, तो सारे बांग्लादेश ने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश के उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे इंडिया को ओपनली कहते रहते थे कि आप अपना रोल प्ले करें हमारे ताल्लुकात इनके साथ बेहतर करने के हवाले से। तो डिपेंडेंस तो ये होती है ना। क्या आज का बांग्लादेश इस तरह का है? द आंसर इज नो। आज का बांग्लादेश क्या खुद इंगेज नहीं होता मुख्तलिफ मुल्कों के साथ? इंडिया को तो नहीं कहते वो, या पाकिस्तान को तो नहीं कहते कि फला मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, रिलेशंस खराब हैं, जरा अपना रोल प्ले करें? ऐसा तो नहीं होता। वो तो खुद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो भी उनको मामलात मुख्तलिफ मुल्कों से सेट करने होते हैं तो खुद करता है बांग्लादेश, किसी को बोलता नहीं है। तो डिपेंडेंस उस वक्त थी, आज नहीं है। पहली बात तो यह है, पाकिस्तान डिपेंडेंस नहीं है, दोस्ती है पाकिस्तान के साथ, डिपेंडेंस नहीं है। फिर नीचे देखिए वो क्या कहता है, वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिसेंटली क्लैशेस छिड़े, जो कि अब सीज फायर हो गई है और अफगानिस्तान ने एग्री कर लिया है कि आज के बाद पाकिस्तान के हवाले से उनकी सॉइल यूज नहीं होगी, और वो जो प्रॉक्सीज इंडिया की हैं उनके ऊपर वो क्रैकडाउन करेंगे, उस पर भी उन्होंने एग्री किया है। तो वो ऊपर मेंशन करके नीचे लिख रहे हैं, दिस इज नॉट अ वॉर फॉर डिफेंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लैशेस के हवाले से कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ वॉर फॉर डिफेंस, it is a war to survive. Yet in Dhaka, the interim government of Bangladesh still looks to Pakistan as a friend and even as a model. But how can a state that cannot protect its own borders or pay its debts be a guide for anyone else? पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं कि वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। एक मुल्क जो कि अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहा और एक मुल्क जो कि अपने बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं कर पा रहा, वो कैसे बांग्लादेश का दोस्त हो सकता है? फिर वो कहते हैं, पाकिस्तान टुडे इज वीक एंड डिवाइडेड, इट्स इकोनॉमी इज नियर कोलैप्स,
Daily commodity prices are high and daily lives have become harder. People are suffering. The army fights on three fronts: against rebels, against civilians, and against its own failures. However, instead of learning from this disaster, Bangladesh leaders seem to be following the same road. They shout against India, talk about foreign enemies, and avoid the real problems at home. Now, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आईना दिखाना तो बनता है ना, इतना तो बनता है, थोड़ा सा आईना दिखाना बनता है। देखें, ये जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के क्लैशेस हुए हैं, तो ये क्लैशेस क्यों हुए? ये क्लैशेस तालिबान के साथ तो नहीं थे, ये क्लैशेस टीटीपी के साथ थे। टीटीपी क्या है? इंडिया की प्रॉक्सी। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक जैसे मसाइल फेस कर रहे हैं। अवामी लीग क्या है? इंडिया की प्रॉक्सी। बांग्लादेश का सबसे बड़ा मसला अवामी लीग है ना, वो क्या है? इंडियन प्रॉक्सी। वो भी इंडियन प्रॉक्सीज को फेस कर रहे हैं, उनका जो मचाया हुआ गंध है उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तानी भी इंडियन प्रॉक्सीज को फेस कर रहे हैं। दोनों का एक जैसा मसला, दोनों का एक जैसा दुश्मन, एक जैसा चैलेंज दोनों का। तो पहली बात तो ये कि यहां पर कॉमन इंटरेस्ट है ना दोनों के दरमियान। एक ही कंट्री दोनों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि जी वो सर्वाइवल की जंग, अफगानिस्तान के साथ कोई सर्वाइवल की जंग नहीं है पाकिस्तान की। ये एक प्रॉक्सी है, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान वहां पर कार्रवाई कर रहा था, और सीज फायर उस हवाले से हो गया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को एक यकीन दिलाया है कि भाई आइंदा हमारी जो सॉइल है आपके अगेंस्ट यूज नहीं होगी। दूसरा, ये जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो कर्जे पे नहीं कर पा रहा। अब मुझे नहीं पता ये कहां से उनको किसने बताया है। आज तक पाकिस्तान ने अपनी एक भी कर्जे की किस्त डिफॉल्ट नहीं की। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने कर्जा लिया हो और वक्त पे कर्जे की किस्त ना भरी हो। डिफॉल्ट तो उसको कहते हैं ना जो कि किस्त ना भर पाए टाइम पे, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन अगर कर्जे की बात है ना, तो इंडिया तो पाकिस्तान से बड़ा कर्जदार कंट्री है, दुनिया का 7वां बड़ा कर्जदार है इंडिया। $4 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है, लेकिन आपको पता है इन पे कर्जा कितने का है? $3 ट्रिलियन का। डेली टाइम्स की खबर देखिए, इंडिया रैंक्स 7th अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट इंडेक्टेड नेशंस विद $3 ट्रिलियन डेब्ट। तो कर्जदार तो ये है, असल में मकरूज तो ये मुल्क है। और इसके लोगों की जरा हालत चेक कीजिए। पिछले एपिसोड में भी मैंने इस पे बात की थी, लेकिन एक मरतबा फिर से, चूंकि इनको शौक है कि आईना दिखाया जाए टाइम्स ऑफ इजराइल वालों को, तो इनको आईना दिखाते हैं। ये देखिए CNN ने क्या लिखा है, इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल है, उसमें जरा देखिए CNN ने क्या स्टोरी लगाई है। CNN कहता है कि अबाउट 60% ऑफ इंडिया नियरली 1.3 बिलियन पीपल लिव ऑन लेस देन $3.10 अ डे। द वर्ल्ड बैंक्स मीडियन पॉवर्टी लाइन, 60% लोग ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि या तो गरीब है बहुत ज्यादा, या तकरीबन उस लेवल पर पहुंचे हुए। एंड 21% और मोर देन 250 मिलियन पीपल सर्वाइव ऑन लेस देन $2 अ डे। तो ये तो सूरत हाल इंडिया की है, जिसके मिसाल देते हुए थक नहीं रहे टाइम्स ऑफ इजराइल वाले। तो भाई जिस मुल्क की आप तारीफ कर रहे हैं, जिसको रोल मॉडल बना के बांग्लादेशियों को दिखा रहे हैं, उसकी खुद की तो सिचुएशन देख लीजिए। वहां पर तो 25 करोड़ लोग इंतहाई गरीब $2 से भी नीचे कमा रहे हैं। यानी ये तो पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा लोग हो गए, और बांग्लादेश की आबादी से। कोई मिसाल तो ढंग का दीजिए, शर्म आनी चाहिए इनको। कोई ढंग का, कोई अमेरिका का मिसाल दीजिए, कोई चाइना का मिसाल दीजिए, कोई ऐसे मुल्क का मिसाल दीजिए जो बनता भी हो। मिसाल भी ऐसे मुल्क का दे रहे हैं जो कि खुद इनसे भी गया गुजरा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी गया गुजरा है, जिनके लोग यानी 80% तो लोग ये हो गए उनके, जो कि या तो बहुत ज्यादा गरीब है या गरीब है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में भी बाय द वे 80 करोड़ लोग हैं उनके, 80 करोड़ से ज्यादा, जिनको 5 किलो का राशन देता है नरेंद्र मोदी की सरकार। अच्छा, उसके बाद अजीब एक भोंडे किस्म की उनकी एक लॉजिक है, पढ़ के अफसोस हुआ। ये जो फैक्ट्रियों में आग लग जाती है या इस तरह के जो वाकयात हुए ना, उसको भी इन्होंने कहा है कि ये भी कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल फैक्टर है। इन जस्ट 1 वीक बांग्लादेश has faced several shocks. Ships are sinking at Chittagong port. Factories are burning in the Chittagong export processing zone. पाकिस्तान से दोस्ती अगर ना होती बांग्लादेश की, तो क्या जहाज नहीं डूबते क्या, या आग नहीं लगती क्या उस वक्त जो लगी है वहां पर। इसमें तो बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि फाउल प्ले हुआ है। मौजूदा सरकार के जो एनिमीज हैं, अपोनेंट्स हैं, ये सारी दुनिया जानती है, सारा बांग्लादेश जानता है कौन से उनके अपोनेंट्स हैं। उन्होंने गड़बड़ की है, कुछ ऐसी थ्योरीज है बाय द वे। लेकिन अगर बिल फर्ज पाकिस्तान के साथ तो नॉर्मलाइजेशन ना होती, तो क्या ये वाकयात ना होते? तो होने ही थे ना, ये तो हुए हैं।
यह भी अजीब सा एक उन्होंने भोंडा किस्म का एक यहाँ पर मिसाल दिया है। फिर वो कहते हैं कि हर फ्राइडे को आप इंडिया और हमारे अगेंस्ट जो है नारे क्यों बुलंद करते हैं, एवरी फ्राइडे द सेम। जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी इसराइल, टाइम्स ऑफ इसराइल ने बांग्लादेश के हवाले से बातें की हैं। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया गया है और इसको लेके सारों से ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी है एक तो इंडिया को हो रही है और साथ ही साथ इसराइल को भी हो रही है। और इसराइल ने यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बातें लिख के बांग्लादेश को ये बताने की कोशिश की है कि आपको पाकिस्तान से दोस्ती का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आपको कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है तो वो हमारे साथ दोस्ती से हो सकता है। और बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ दोस्ती से ऐसा कुछ हासिल नहीं होने वाला। लाइक यहाँ पे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को जिन चीज़ों का सामना है वो हाँ इन दोनों कंट्रीज़ में सिमिलर है। लाइक बांग्लादेश में भी इंडिया जो है अपनी धाक बिठाना चाहता है, सेम पाकिस्तान में भी इंडिया अपना कंट्रोल जो है वो लेके आना चाहता है, पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ को सेम चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशंस उनमें जो को नॉर्मलाइज जो किया गया है, जो रिलेशंस है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जो पॉलिसी मेकिंग है इस चीज़ को देख के इन दोनों कंट्रीज़ में इंडिया और इसराइल में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। यहाँ पे ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि इसराइल को मोहम्मद यूनुस के फैसले पसंद नहीं आ रहे। इसराइल को ये पसंद नहीं आ रहा कि मोहम्मद यूनुस इतने इंडिपेंडेंट फैसले कर रहा है और बांग्लादेश को मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश की डिफेंस पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे इसराइल का ख्याल था कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें जो है वो अपने आप को नॉर्मलाइज करके जो अपनी एक सिचुएशन है उसको बेहतर बना सकता है, अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकता है। लेकिन यहाँ पे इसराइल को ऐसा होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो बांग्लादेश को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। जस्ट बिल्कुल जैसे लाइक इंडिया बताने की हमेशा कोशिश करता है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, इस रिपोर्ट के हवाले से आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।